वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड सीरीज को लेकर, जिसका नाम है MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। वैसे तो इस कहानी यानी कि इस पूरी सीरीज की शुरुआत आयरन मैन 1 से हुई है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी सीरीज को जब उठाता हूं तो उसके सभी पहलू, उसकी कंप्लीट जानकारी को आप सभी के सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूं। तो वही चीज इस बार भी हुई है और इस कहानी की शुरुआत मैं मार्वल सिनेमैटिक की सबसे पहली मूवी यानी कि हल्क से करना चाहता हूँ। और यानी कि ये जो हल्क है ये इस MCU के अंदर शामिल नहीं है, इसी वजह से मैंने इसे नंबर 0 दिया है, ताकि मार्वल सिनेमैटिक की सीरीज भी नहीं बिगड़े और साथ ही हल्क का एक्चुअल ओरिजिन भी आपको पता लग जाए। वैसे तो हल्क जब MCU में आई थी तो उसकी शुरुआत द इनक्रेडिबल हल्क से हुई थी, जिसके अंदर हमें दिखाया गया था कि एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तहत एक आदमी को एक सुपर म्यूटेंट डोज दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हल्क में बदल जाता है। मगर द इनक्रेडिबल हल्क में हमें हल्क की एक्चुअल पावर्स और एबिलिटीज का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता। तो यही रीजन है कि मैं आज आप सभी के सामने सबसे पहले द हल्क का एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1965 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैलिफोर्निया के अंदर एक शहर में एक लेबोरेटरी है, जिसके अंदर डेविड बैनर नाम का एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और एक्सपेरिमेंट में वो कुछ जीवों को लेता है, जैसे कि जेलीफिश जो कि इमॉर्टैलिटी के लिए जानी जाती है, स्टारफिश जिसके अंदर रीजनरेटिंग बॉडी की नई एबिलिटी होती है, साथ ही सी क्यूकम्बर। ये सी क्यूकम्बर ही एक ऐसा जीव है जिसकी बॉडी रेसिस्टेंट इतनी खास है कि जब भी ये अपने ऊपर कोई खतरा पाता है तो अपनी बॉडी को फुल टाइट कर लेता है। मंकीज जो कि गैस रेसिस्टेंट होते हैं और साथ ही लिजर्ड्स जो कि केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं। इन सभी पर डेविड बैनर अपने कुछ खास एक्सपेरिमेंट फरमा रहा होता है, क्योंकि उसे शील्ड की तरफ से आदेश मिला होता है कि उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तहत कुछ ऐसे सोल्जर्स को तैयार करना है जो कि लड़ाई के वक्त पूरी देश के काम आ सके। उन सभी जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए वहाँ पर डेविड बैनर अपनी कॉपी में वो सारी चीजों के रिकॉर्ड भी रख रहा होता है, लेकिन उसे जरूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी की, यानी कि एक इंसान की, जिसके ऊपर वो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकें। और तभी वो पहुंचता है थेडियस रोज के पास में। डेविड थेडियस से कहता है कि मुझे एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, यानी कि कोई इंसान चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन तब वहाँ पर थेडियस कहता है ह्यूमन सिस्टम को मैनिपुलेट करने की इजाजत सरकार तुम्हें कभी नहीं देगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें इस प्रोग्राम को यहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन तब डेविड उसकी बात नहीं मानता और बिना ह्यूमन बॉडी के होते हुए वो सभी एक्सपेरिमेंट्स को अपनी बॉडी पर करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी होती है और साथ ही उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट होती है, और कुछ समय बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखता है ब्रूस बैनर, यानी कि हमारे असली हल्क। अब क्योंकि डेविड बैनर ने अपनी बॉडी पर उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, इसकी वजह से ब्रूस बैनर के अंदर भी वो सारी एक्सपेरिमेंट, वो सारे DNA उसके अंदर आ जाते हैं। और यही वजह थी कि जब ब्रूस बैनर कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था या जब कभी भी उसे चोट लग जाती थी तो उसकी शरीर में हमें ग्रीन नसें देखने को मिलती थी, लेकिन उसका खून कभी भी उसकी बॉडी से नहीं निकलता था और वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसे उन घावों का कभी फर्क पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो सब कुछ बॉडी रेसिस्टेंट थी। यानी कि जो भी कोई घाव उसे लगता था उसे महसूस ही नहीं हो पाता था कि उसके शरीर के अंदर उसे कुछ घाव लगा भी है या नहीं लगा है। एक दिन थेडियस डेविड की लैब में पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ ह्यूमन ब्लड के सैंपल्स मिलते हैं, और वो जाकर डेविड से कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ब्लड के सैंपल्स क्या कर रहे हैं। तब वहाँ पर डेविड कहता है कि मुझे मेरी खोज जारी रखनी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पर भी इसके टेस्ट किए थे और इसी की वजह से मेरे बच्चे में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता, और उन्हीं बदलावों को ठीक करने के लिए मुझे इस लैब की जरूरत है ताकि मैं उन सभी मल्टी रिएक्शन केमिकल्स का तोड़ बना सकूं। लेकिन वहाँ पर थेडियस डेविड को मना कर देता है और उसे कह देता है कि सरकार तुम्हारा काम आज से यहीं पर रोक देती है और अब से तुम्हें काम से निकाला जाता है। और इसी की वजह से डेविड को काफी गुस्सा आ जाता है
और वो उस लैब की सभी किरणों को यानी कि जो गामा रेज होती है उसे स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है अपने घर की तरफ। और क्योंकि अब वो उस लैब की सभी किरणों को चालू कर देता है, उसके सभी फंक्शंस को चालू कर देता है, इसकी वजह से वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स सभी को ये ऐलान करते हैं कि 30 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को खाली कर दिया जाए, यहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन की आशंका है। और जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने बच्चे पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, यानी कि वो ब्रूस बैनर पर इतना गुस्सा हो रहा होता है कि वो उसे जान से मार दे। वो जैसे ही चाकू लेकर अपने बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है, आखिर तुम अपना गुस्सा इस पर क्यों निकाल रहे हो। तब वहाँ पर डेविड अपनी पत्नी को कहता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक दानव है और इसका जिंदा रहना हम सबके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उसकी पत्नी अपने बेटे को बचाने के लिए काफी कोशिश करती है और इसी जद्दोजहद में वहाँ पर डेविड अपनी पत्नी का न चाहते हुए भी कत्ल कर बैठता है। और यहीं पर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर अब बड़ा हो चुका है। हालांकि अब उसके माँ बाप यानी कि डेविड और उसकी माँ अब उसके साथ में नहीं रहती, वो रहता है आंट क्लेंजर के घर पे। अब क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होते हैं तो इसकी वजह से ब्रूस को लगता है कि मिस क्लेंजर ही उसकी माँ है। और मिस क्लेंजर हमेशा से ब्रूस को ये बताती थी कि तुम्हारे अंदर काफी शक्ति है और साथ ही तुम कुछ बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो, अपनी शक्ति का सही यूज करना, हमेशा कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और अब हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर अब 25 साल का हो चुका है और अब ब्रूस बैनर बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही एक फिजिसिस्ट बनता है और साथ ही जॉब करता है बार्कले न्यूक्लियर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे खास सीन आता है जब कभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात हो और स्टैनले का जिक्र भी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस कहानी में वहाँ पर स्टैनले का अपीयरेंस हमें दिखाया जाता है और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि स्टैनले अकेले नहीं है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे होते हैं। और गाइज ये सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं, ये होता है लू फेरिग्नो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, लू फेरिग्नो वही आदमी है जो कि इस हल्क सीरीज के यानी कि जो इसके प्रीवियस पार्ट बनाए गए थे 1998 में, 1992 में और साथ ही 1994 में, इन सभी किरदारों को प्ले किया है लू फेरिग्नो ने। वापस से अपनी स्टोरी पर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रूस बैनर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ में गामा रेस के ऊपर काम कर रहा होता है। उनकी पूरी टीम चाहती थी कि वो लो स्केल गामा रेस को यूज करके एक ऐसी दवाई बनाए जिसकी मदद से वो कैंसर, अल्जाइमर और साथ ही हेपेटाइटिस जैसे मरीजों को ठीक कर सके और उन सभी की बीमारियों को जड़ से मिटा सके। लेकिन तभी वो एक मेंढक पर प्रयोग कर रहे होते हैं उन गामा रेस का, और वहाँ पर वो प्रयोग बिगड़ जाता है और वो मेंढक वहीं पर फट जाता है। इन सभी की खबर एक और इंसान को लगती है जिसका नाम होता है ग्लेन। ग्लेन भी एक तरीके से शील्ड का ही एक एजेंट होता है और वो वहां पर आकर उन सभी यानी कि जो भी ब्रूस बैनर की टीम होती है उनसे कहता है कि तुम जो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि उसकी पूरी डिटेल्स, उसके पूरे रिकॉर्ड्स तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स हमारी पूरी सेना के काम आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्रूस बैनर ग्लेन को मना कर देता है कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, ये हमारी खोज है और हम इसे पूरी दुनिया के अंदर बांटना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे सिर्फ शील्ड के कुछ सोल्जर्स के साथ में। और इसी बात पर ग्लेन गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से पूरी टीम उसी गामा रेस की लो स्केल रेस पर काम करना शुरू कर देती है ताकि वो उस दवाई को यानी कि उस केमिकल को फिर से बना पाए। लेकिन वहां पर कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और उसी की वजह से सभी मशीनें बेकाबू हो जाती है और उनके अंदर से गामा रेज निकलने लगती है। अब क्योंकि सभी को ये पता था कि गामा रेज किसी का भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि जब गामा रेज ने मेंढक पर अपना असर दिखाया था तो थोड़ी ही देर के अंदर वो मेंढक फट गया था। और इसी की वजह से जब गामा रेज निकलने लगती है तो वहाँ पर सभी लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगता है। लेकिन उन सभी की जान की परवाह करते हुए ब्रूस बैनर उस मशीन के बीच में आ जाता है और वो सारी गामा रेज ब्रूस के ऊपर टकरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रूस का बाल भी बांका नहीं होता और वो सिर्फ बेहोश होकर गिर जाता है। सभी लोग वहाँ पर उसी लैब के एक हॉस्पिटल वार्ड के अंदर ब्रूस को एडमिट करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम उस गामा रेस से बचे कैसे। वहाँ पर ब्रूस की एक खास दोस्त जिसका नाम होता है बेटी रोज, वो भी आती है और ब्रूस से कहती है कि आखिर इन गामा रेस का असर तुम पर क्यों नहीं हुआ। तब वहाँ पर ब्रूस कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे गामा रेस और मेरा काफी पुराना रिश्ता है, लेकिन जब कल उन गामा रेस का असर मुझ पर हुआ तो आज मेरे घुटनों का दर्द भी गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर के अंदर नई जान आ गई है, मेरे अंदर एक नया जोश सा आ गया है।
और उसी वक्त सीन चेंज होता है और रात हो जाती है और हमें देखने को मिलता है वहाँ पर डेविड बैनर ब्रूस बैनर के पास आता है अपने कुछ कुत्तों के साथ में, और साथ ही ब्रूस को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारे शरीर के अंदर वो सभी एक्सपेरिमेंट किए जिनकी वजह से आज तुम अपनी जान बचा पाए हो, उन गामा रेस के अपने शरीर पर पड़ जाने के बाद भी। ब्रूस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे तो पिता ही नहीं है और साथ ही मेरी माँ भी नहीं है, क्योंकि वो कई समय पहले चल बसे थे। तब वहाँ पर डेविड ब्रूस से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर तुम बेटी को जानते होगे तो तुम्हें पता होगा कि उसके पिता थेडियस रोज, जो कि एक आर्मी एजेंट है, ये वही इंसान था जिसने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में काम करने से रोका था, और इसी की वजह से आज तुम और मैं अलग अलग जी रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसकी बेटी यानी कि बेटी रोज से दूर हो जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। इन सभी बातों को सुनकर ब्रूस बैनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही उसके शरीर में हमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ये वही बदलाव होते हैं जो कि हल्क की इनिशियल स्टेज में होने वाले होते हैं, और देखते ही देखते उसका शरीर एक दानव में बदलने लगता है और पूरी बॉडी हल्क में बदल जाती है। उसका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि वो आसपास की सभी चीजों को तोड़ देता है, और साथ ही उस मशीन यानी कि जिसमें से गामा रेज निकली थी, अपना गुस्सा उस पर जाहिर करने के लिए वो उस मशीन को भी तोड़कर वहां से फेंक देता है, और वो मशीन दीवार तोड़कर वहां से नीचे गिर जाती है। इन सभी एक्टिविटीज को उसके पिता डेविड एक कोने में खड़े दरवाजे के पास में देख रहे होते हैं, लेकिन ब्रूस को ये पता चल जाता है कि उसके पिता अभी भी वहीं हैं और उसे देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद में डेविड अपने बेटे यानी कि ब्रूस के पास में आते हैं और उसके गाल पर हाथ रखते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मेरे किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से ही आज तुम इस लायक बने हो कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर ब्रूस को अच्छा लगने की वजह उसे और गुस्सा आता है, और वो उस हॉस्पिटल यानी कि उस लेबोरेटरी की छत तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है और अगले दिन हमें ब्रूस बैनर अपने घर में मिलता है। वहाँ पर बेटी रोज भी आती है और ब्रूस को बताती है कि कल हमारी लेबोरेटरी के अंदर काफी बड़ा धमाका हुआ और साथ ही काफी अफरा तफरी भी मच गई, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तब वहाँ पर ब्रूस कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर थेडियस आ जाता है और बेटी को कहता है कि तुम यहाँ से घर चली जाओ, मुझे ब्रूस से कुछ आपस में बात करनी है। जब बेटी वहाँ से निकल जाती है तो वो पहुँचती है सीधा उसके पिता के घर यानी कि डेविड बैनर के घर, और उनसे पूछती है कि आखिर आपने ब्रूस के साथ में क्या किया है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और वो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रहा। बातों ही बातों के अंदर डेविड वहाँ पर बेटी की स्टॉल ले लेता है। हालांकि इस बात का पता ऑलरेडी बेटी को चल जाता है, मगर वो उन्हें कुछ कहती नहीं है। और वहाँ पर डेविड बेटी को बोलता है कि अब उसके अंदर कई सारे बदलाव आने लगे हैं, वो एक तरीके से सुपर ह्यूमन बन चुका है। और इन सभी बातों को विश्वास न करते हुए बेटी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ थेडियस ब्रूस के साथ में अपना इंटेरोगेशन चालू रखता है और उसे ये कहता है कि मुझे पता है कि वो दानव और कोई नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो जो कि डेविड के बेटे हो। और डेविड ही एक ऐसा इंसान था जिसने काफी सारे जीवों पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा केमिकल बनाया था जिसकी मदद से कोई भी इंसान एक सुपर ह्यूमन में बदल सकता था। और कल जो भी हमले हुए हैं उसके पीछे और किसी का नहीं, तुम्हारा ही हाथ है। मेरी नजर अब हमेशा से तुम्हारे ऊपर रहेगी, और अब अगर तुमने बेटे से मिलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये कहकर वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर ब्रूस पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि डेविड ने ब्रूस के सर से एक बाल भी लिया था, जिसकी मदद से अब उसे ब्रूस का डीएनए मिल चुका होता है। और उसी डीएनए पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके वो एक ऐसी दवाई बना लेता है जिससे अब वो किसी भी शरीर को म्यूटेट कर सकता था। और साथ ही वो उस दवाई को बनाकर अपने 3 कुत्तों को पिला देता है, जिसकी वजह से वो तीनों कुत्ते भी म्यूटेट होकर एक तरीके से हल्क की शक्ति पा लेते हैं। और अब क्योंकि उसके पास में बेटी का स्टॉल यानी कि उसका एक कपड़ा भी होता है, तो उस स्टॉल की खुशबू वो उन तीनों कुत्तों को सूंघा देता है और साथ ही बेटी पर हमला करने का आदेश दे देता है। और साथ ही वो कॉल लगाता है ब्रूस को। डेविड ब्रूस से कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ति का असली पता चल चुका है और अब यही वक्त है तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाने का, क्योंकि मेरे कुछ सिपाही तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि बेटी के घर गए हैं, और अब अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तब वहाँ पर ब्रूस कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं किसी भी दानव में नहीं बदलूंगा,
और कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं गुस्सा ही नहीं होऊंगा तब तक मैं उस दानव में नहीं बदलूंगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो फोन को काट देता है और बैटी को बचाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्लेन और ग्लेन के कुछ आदमी ब्रूस को रोक लेते हैं। ब्रूस उसे काफी मिन्नतें करता है कि मुझे बैटी को बचाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वहाँ पर ग्लेन ब्रूस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे उसे गुस्सा आता है तो वो अपने शरीर के अंदर बदलाव महसूस करता है और वो बन जाता है हल्क में। और यहाँ पर इस कहानी की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब घर के अंदर क्लैन के लोग हल्क पर गोलियां चलाने लगते हैं तो उसकी हाइट कुछ होती है 10 या 12 फीट। लेकिन जब वो घर से बाहर आता है और उसके पर और भी ज्यादा बड़ी गन से हमला होने लगता है तो उसकी हाइट गुस्से से और बदल कर बन जाती है अराउंड 18 to 20 फीट। और वो अपने एक हाथ से एक आदमी को उठाकर फेंक देता है। अगर आप इस सीन के अंदर नोटिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी तक की आई हुई हल्क की सभी सीरीज के अंदर हल्क का सबसे बड़ा साइज इसी मूवी के अंदर दिखाया गया है, जब हल्क अपने एक हाथ से एक आदमी को उठाकर फेंक देता है। लेकिन यही अगर आप द एवेंजर्स मूवी को देखेंगे या फिर इन्फिनिटी वॉर और या फिर द एंड गेम, उसके अंदर हल्क का साइज इंसान से सिर्फ 1 या 1.5 फीट ऊंचा दिखाया गया है, जिसके अंदर वो एक हाथ से किसी भी इंसान को उठाकर नहीं फेंक सकता। तो ये तो रही फैक्ट्स की बात। वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। वहाँ से ब्रूस बैटी को बचाने के लिए उसके घर की ओर निकलता है और जब वो उसके घर के वहाँ पर पहुँचता है तो बैटी को इस बात का आभास हो जाता है कि कोई ना कोई बड़ी चीज उसके घर के आसपास मौजूद है। जब बैटी अपने घर से निकलकर बाहर आती है तो उसके पेड़ के पास में 2 आंखें नजर आती है और वो और कोई नहीं होता, वो होता है हल्क। जब हल्क बैटी को देखता है तो वो उसके पास में आ जाता है और साथ ही बैटी भी उससे डरती नहीं है और उसे ये पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं, ये ब्रूस ही है। वहाँ पर हल्क बैटी को उठाकर उसकी कार की छत पर बिठा देता है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों कुत्ते आकर हल्क और बैटी पर हमला कर देते हैं। उन तीनों की वजह से हल्क वहाँ पर बैटी को उस कार के अंदर डाल देता है और उन तीनों कुत्तों से लड़ने लगता है। वो एक एक करके तीनों कुत्तों को पेल देता है और सभी से अपना बदला लेकर वापस से बैटी की तरफ आता है। जब बैटी हल्क को देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्रूस के अंदर अब कितनी अनगिनत शक्तियां हैं जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। और उसी वक्त वहाँ पर हल्क फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। अगली सुबह जब ब्रूस बैनर उठता है तो वो आकर बैटी को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कई सारा गुस्सा, कई सारी फ्रीडम एक साथ समाई हुई थी। और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बेहोशी का तीर आकर ब्रूस को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बैटी उसे कहती है कि सॉरी ब्रूस, मुझे करना ही पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। हम तुम्हारी इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ में वो सभी पुलिस वाले जिन्होंने वो तीर मारा था जहरीला ब्रूस को, वो ब्रूस को वहाँ से उठाकर शहर से कई दूर एक जमीन के नीचे लैब में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविड बैनर, जिसने उन तीनों कुत्तों को हल्क की शक्तियां दी थी, उसे ये लगता था कि इसके नतीजे अभी भी स्थिर नहीं है, इसे और भी स्थिर बनाने के लिए मुझे गामा रेडिएशन की यानी कि गामा रेज की जरूरत पड़ेगी। और सीधा डेविड पहुंचता है कि न्यूक्लियर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर उन गामा रेज को अपने आप के ऊपर टेस्ट करने के लिए। और जब वो सभी गामा रेज डेविड के ऊपर आती है तो उसके शरीर में भी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हल्क की तरह म्यूटेट नहीं हो पाता और उसका शरीर एक तरीके से इस तरह का बन जाता है कि वो अपने आसपास की सभी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता हो, चाहे वो कोई एलिमेंट हो या चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई धातु हो और या फिर किसी भी तरह का पदार्थ हो। उसका शरीर अब ग्लोबल चीजों को एब्जॉर्व करने के लायक बन चुका होता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है तब वहाँ पर एक नुकीली चीज से उसका हाथ कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका खून गाढ़ा हो जाता है और टपकता भी नहीं है और वापस से उसके शरीर के अंदर चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब डेविड का शरीर भी सभी चीजों से रेसिस्टेंट हो चुका है, यानी कि अब उसके शरीर पर किसी भी घाव का असर नहीं होगा। डेविड अपने हाथ को देख ही रहा होता है और उसका हाथ एकदम से एक लोहे के पाइप पर पड़ता है और जैसे ही लोहे के पाइप में उसका हाथ संपर्क में आता है तो उसका हाथ भी उसी धातु यानी कि उसी लोहे की तरह बन जाता है। लैब में अफरा तफरी पाकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उस रूम के अंदर आते हैं और पाते हैं कि डेविड यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तब सिक्योरिटी गार्ड डेविड को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। और तब वहाँ पर डेविड उस सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है।
और वो वहीं पड़े एक बड़े से सीपीयू को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर घायल हो जाता है और डेविड वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस लैब के अंदर ब्रूस बैनर पे वो सभी लैब के लोग उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उस ब्रूस बैनर को फिर से वो गुस्सा देकर हल्क बनाए और हल्क की बॉडी के अंदर से कुछ टिश्यूज यानी कि उसके कुछ मांस के टुकड़े निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ताकि उसकी मदद से वो और भी नई चीजों को म्यूटेट करके यानी कि अपनी सेना को एक नायाब तोहफा दे सके। उसी वक्त वहाँ पर ग्लेन आ जाता है और ब्रूस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ब्रूस अपने आप पर काबू रखता है और गुस्सा नहीं होने की कोशिश करता है। लेकिन उसी मारामारी के अंदर ब्रूस बेहोश हो जाता है और वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सभी लैब के लोग उसे पकड़कर एक वाटर टैंक में डाल देते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक शॉट लगाते हैं। जब ब्रूस पर इलेक्ट्रिक शॉट लगाए जाते हैं तो उसे अपनी बीती सभी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश करी थी और अब उसका शरीर किस तरीके से बदल गया था। इन सभी बातों को वो अपने माइंड में जैसे ही लाता है तो उससे काफी गुस्सा आने लगता है और उसी गुस्से की वजह से उसका शरीर फिर से हल्क में बदल जाता है और जिस वाटर टैंक के अंदर हल्क होता है वो उस वाटर टैंक को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। जब लैब के लोगों को लगता है कि अब हल्क बेकाबू हो रहा है तो वो इसके ऊपर जहरीली गैसें छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हल्क का शरीर गैस रेसिस्टेंट भी होता है तो इसी की वजह से हल्क पर उन गैसों का कुछ भी असर नहीं होता और वो वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले सभी लैब के लोगों को बिना नुकसान पहुँचाए मगर तोड़ा फोड़ी करते हुए उस लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर वो जाने लगता है बैटी की तरफ। वो एक एक करके बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर कूद कूद कर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब थेडियस रोज एक बहुत ही बड़े पुलिस अफसर होते हैं और उन्हें हल्क की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है, इसलिए अब वो चाहे हल्क जिंदा हो या मुर्दा थेडियस को हल्क की जरूरत होती है और इसी की वजह से वो सभी पुलिस वालों में एक ऐलान कर देता है कि मुझे हल्क ला कर दो। और इसी के साथ ही वहाँ पर सभी सिपाही अपने बड़े बड़े विमान यानी कि मार्क जेट और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स में हल्क को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हल्क बहुत ही फास्ट और काफी ज्यादा ताकतवर होता है तो वो उन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर कूदकर बहुत ही तेजी से आगे निकलता जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स हल्क पर कुछ रॉकेट छोड़ते हैं, लेकिन हल्क उन रॉकेट को ही पकड़कर उसने अपने दांत से तोड़ देता है और उसी हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश होकर गिर जाता है। वहां से भागते भागते हल्क पहुंचता है एक रेगिस्तान में, जहां पर सिपाही अपने टैंक्स के साथ में हल्क पर हमला करते हैं। लेकिन वहां पर हमें हल्क की असली शक्ति दिखाई पड़ती है। एक एक करके हल्क उन टैंक की ऐसी की तैसी कर देता है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो एक टैंक की बड़ी सी नली को मोड़कर उन्हीं सिपाहियों के मुंह पर लगा देता है। गाइस बिलीव मी, ये इस मूवी का मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया सीन था। और वहीं से बिना नुकसान लोगों को बचाए हुए लेकिन उनकी मशीनों को तबाह करते हुए हल्क पहुंचता है कैलिफोर्निया के ब्रिज तक। जब हल्क कैलिफोर्निया के ब्रिज तक पहुंचता है तो एक मार्क जेट उस पर एक बड़ी सी मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच वहां पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसकी वजह से उस विमान का यानी कि मार्क जेट का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस ब्रिज से टकराने ही वाला होता है। लेकिन हल्क उस हवाई जहाज पर कूद जाता है, जिसकी वजह से वो हवाई जहाज उस ब्रिज से नहीं टकराता और वहां से आगे निकल जाता है। तभी थेडियस उस विमान में बैठे चालक यानी कि पायलट को एक आदेश देता है कि जितना हो सके इस विमान को ऊंचाई पर लेकर जाओ, ऊंचाई से ये हल्क गिरकर मर जाएगा। और वो ऐसा ही करता है। वो पायलट अपने प्लेन को तेजी से आसमान की ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता ही जाता है और हम देखते हैं कि इतनी ऊंचाई पर अब बर्फ भी जमने लगी होती है और साथ ही हल्क का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब पायलट अपने प्लेन को उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से हल्क उस प्लेन से गिर जाता है और सीधा गिरता है कैलिफोर्निया की बड़ी सी नदी में। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। फाइटर जेट काफी बड़ी बड़ी बंदूकों से हल्क पर हमला करने लगते हैं और हल्क उनसे बचने के लिए पानी के रास्ते कैलिफोर्निया के गटरों यानी कि वहां से सिवर लाइंस में पहुंच जाता है और जमीन के रास्ते पहुंचता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच। लेकिन वहां पहुंचने पर वो काफी ज्यादा तबाही मचा चुका होता है। इसी की वजह से पूरी पुलिस फोर्स आकर हल्क को घेर लेती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां पर बैटी रोज आ जाती है और वो कहती है कि मैं हल्क को संभाल सकती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। और फिर वहीं पर थेडियस अपनी बेटी रोज को
जमीन पर उतारता है और वो भागते हुए हल्क के पास में जाती है। और जैसे ही हल्क बैटी को देखता है वो फिर से अपने असली रूप यानी कि ब्रूस बैनर में बदलने लगता है। और जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स ब्रूस को पकड़ लेती है और उसे अपनी एक दूसरी लैब में पूछताछ के लिए ले जाती है। और वहीं हमें पता चलता है कि अब डेविड ने भी अपने आप को बंदी बनवा लिया होता है, क्योंकि डेविड को ये पता था कि थेडियस ने अपने अंडर कंट्रोल में ब्रूस बैनर को ले लिया है। अब वो ब्रूस बैनर पर अपने एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं, उसके शरीर के कुछ अंगों यानी कि कुछ टिश्यूज को निकालकर अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन डेविड ये चाहता था कि मैं हल्क की पूरी शक्ति ले लूं और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। इसी की वजह से वो अपने आप को बंदी बनवा लेता है और उसकी लैब में पहुंच जाता है। जब वहां पर डेविड से पूछताछ हो रही होती है तब वो कहता है कि मुझे एक बार अपने बेटे ब्रूस से मिलना है, जब तक मैं उससे नहीं मिलता मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और जब डेविड को ब्रूस से मिलवाया जाता है तो वहां पर डेविड अपने बेटे यानी कि ब्रूस को काफी गुस्सा दिलाकर उसे हल्क बनवाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस अपने शरीर पर काफी काबू करता है कि वो हल्क ना बने और वहां पर तोड़ा फोड़ी ना मचाए। लेकिन फिर भी डेविड अपनी कोशिशें बंद नहीं करता और वो उसे हल्क बनाने की कोशिशों में लगा रहता है। उसी वक्त वो वहां पर पड़ी एक बड़ी सी तार को उठा लेता है और उसे अपने दांतों से छीलने लगता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक करंट वहां पर जनरेट हो जाता है। डेविड अपने दांतों से उस केबल को काट लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा केबल के अंदर जो करंट होता है वो डेविड की बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते वहां पर डेविड उस पूरी केबल के अंदर जो करंट होता है, जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको पूरी तरीके से अपने शरीर में एब्जॉर्व कर लेता है और उसका शरीर एक तरीके से बिजली का एक बहुत ही बड़ा दानव सा बन जाता है और वो हल्क को गुस्सा दिलाने लगता है। और इसी की वजह से अब ब्रूस बैनर भी ब्रूस नहीं रह पाता और हल्क में बदल जाता है। वहीं पर डेविड अपने बेटे यानी कि ब्रूस को उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और उनकी पहली लड़ाई बिजलियों में होने लगती है। अगर आप इस सीन में गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ली यांग ने ये दिखाना चाहा था कि इस दुनिया में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं यानी कि आग, बिजली, पानी, धरती और हवा, इन सभी से मिलकर हमारी पूरी धरती का निर्माण हुआ था, तो यही 5 एलिमेंट्स इस लड़ाई में दिखाए जाने थे। लेकिन इस लड़ाई के अंदर वहां पर आग की फाइट नहीं दिखाई गई। अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं इस सीन को जरूर कंप्लीट करता और आगे की फाइट भी जरूर दिखाता। तो चलिए वापस अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। इनकी पहली लड़ाई आसमान में बिजली के साथ में होती है और उसके बाद में हवा में लड़ाई होती है और उसके बाद में लड़ते लड़ते ये पहुंच जाते हैं एक झील की तरफ, जिसके बाद में इनकी लड़ाई पानी के अंदर होती है। लेकिन वहां से हल्क अपने आप को बचाकर जमीन पर ले आता है और तभी डेविड भी जमीन पर आ जाता है और धरती की शक्ति को अब्सॉर्ब करके वहां पर चट्टान जैसा शरीर बना लेता है और फिर से हल्क से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि हल्क में एक खास बात थी कि जब भी उसे जितना गुस्सा आएगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और इसी के चलते वो उस बड़े से पत्थर यानी कि जो उसके पिता डेविड जो एक बड़े से पत्थर बन चुके होते हैं उसे फिर से पानी के अंदर फेंक देता है और पानी में फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बार डेविड हल्क को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी में से उसकी शक्ति को एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर डेविड ब्रूस से एक बात बोलता है, द मोर यू फाइट द मोर आई विल टेक यू। इसका मतलब ये है कि तुम जितना लड़ोगे, तुम जितना गुस्सा होगे, तुम्हारी शक्ति उतनी निकलेगी और उसी के साथ में मैं ज्यादा शक्ति पाकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। और जब इस बात का पता ब्रूस को चलता है तो वो ये चाहता है कि अब उसे इस शक्ति की जरूरत ही नहीं है। वो जब भी इस शक्ति को पाता है एक दानव से बन जाता है और अब वो ये चाहता है कि इस लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। वो ये सोचता है कि मेरे पिता को आखिर शक्ति ही तो चाहिए, तो वो अपनी पूरी शक्ति को अपने पिता को देने लगता है कि ले लो, जितनी शक्ति चाहिए ले लो, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। और वहीं पर उस पूरी शक्ति को जब डेविड ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो उसे पता लगता है कि ये उसकी जरूरत से कई ज्यादा है और देखते ही देखते उसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि वो फूला नहीं समाता। और वहीं पर बाकी लोगों को ये पता चलता है यानी कि जो पूरी एयरफोर्स टीम होती है उन्हें ये पता चलता है कि एक किसी पहाड़ी इलाके का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, यानी कि वहाँ कुछ एक ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है। तभी वहाँ पर थेडियस को पता लगता है कि ये वही दोनों हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ के टेम्परेचर अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की वजह से थेडियस उन पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला करने का आदेश दे देता है।
और वहीं पर कुछ सिपाही अपने जहाज के साथ निकल जाते हैं उस जगह पर बॉम्ब गिराने के लिए। और जब उन जहाज वालों को उन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है तो वो एक बड़ी सी मिसाइल उस पूरे एरिया पर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और उसी धमाके की वजह से डेविड और हल्क भी मर जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है बैटी रोज, जो कि अपने घर में होती है। वहां पर फिर से थेडियस का कॉल आता है और वो बैटी से कहता है कि मुझे अभी भी लगता है कि कई देशों के अंदर अभी भी ब्रूस जिंदा है और वो घूम कर इधर उधर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कभी यहाँ आए तो क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे पकड़वाने में? तब वहाँ पर बैटी कहती कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर मुझे पता भी होगा तभी भी मैं आपको उसकी लोकेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और यहीं पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अफ्रीका के जंगलों के अंदर अब ब्रूस बैनर एक तरीके से एक डॉक्टर का काम कर रहा है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाने की दवाइयों से कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो ब्रूस को परेशान हैरान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब वहाँ पर ब्रूस उन गुंडों से कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हमें ऐसा लगता है कि अब ब्रूस ने अपने शरीर पर काबू पा लिया है और अब वो हल्क में कभी नहीं बदलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूस की आंखें फिर से हरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ब्रूस के अंदर अभी भी हल्क की शक्तियां हैं और वो अभी भी उसके शरीर से नहीं निकली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। गाइज, आपको ये वीडियो और ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरा चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं MCU की फर्स्ट मूवी यानी कि द आयरन मैन का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।